हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर फर्स्ट और उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। उन न्यूमेरिकल के बेस पे आप अदर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हो। और क्योंकि मैंने कहा था कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपकी प्रॉब्लम कर रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। हम उसके लिए एक अलग सीरीज़ बनाएंगे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेकेंड, गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट हमने पढ़ लिया है, आज हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर दिया है, गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ बेसिकली हम देखा जाए तो गॉसेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जब भी कोई लॉ दिया जाता है तो उसको सबसे पहले डिफाइन किया जाता है कि वो लॉ किसके बारे में बात कर रहा है, और देन कुछ एप्लीकेशंस होती है जिस पर कोई भी लॉ जो कि डिफाइन कर दिया गया है उसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही हम कुछ यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले हम गॉसेस लॉ पढ़ेंगे और उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है। तो वो बहुत सारे डेरिवेशन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और उसके भी पहले हमें क्या पढ़ना है, हमें दो पॉइंट्स कवर करने हैं। कौन कौन से? फर्स्ट तो हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्जेस। तो यहां देखो, ये तो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये विद्युत फ्लक्स कहलाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का मतलब है कि चार्ज जो है वो किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो इसके भी तीन टाइप है। एक तो वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, सेकंड है वो किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, और थर्ड है वो किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो हम फर्स्ट चैप्टर इस पे टॉपिक पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। कौन सा है फर्स्ट टॉपिक हमारा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको विद्युत फ्लक्स भी बोलते हैं हिंदी में। तो देखो इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो अपन डायग्राम बना लेते हैं कि डायग्राम कैसा बनेगा इसमें। देखो, ये मान लिया कि कोई सरफेस एरिया है, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया जो है वो कितना है? ds है। इस सरफेस एरिया के ये क्या है? नॉर्मली है, परपेंडिकुलर है। ये ds वेक्टर यूज कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने एरिया के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताई है जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। तो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना। वैसे तो एरिया को अगर देखा जाए तो वो कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम उसके साथ एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो उसको इस टाइम क्या कहा जाएगा? ये क्या है? एरिया वेक्टर है। ठीक है, एरिया वेक्टर है। ये क्षेत्रफल सदिश कहा जाएगा, क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, अब अगर बात करें कि इस क्षेत्रफल सदिश के किसी थीटा एंगल पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अलग क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हमने क्या पाया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस रखा गया है, और ये सरफेस जो है इसका एरिया वेक्टर इसके सरफेस के नॉर्मली गुजर रहा है। ठीक है, तो ये ds वेक्टर हमने इसको डिनोट कर दिया है। क्या कहलाता है? क्योंकि ये एरिया है और एक वेक्टर डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा? एरिया वेक्टर या फिर क्षेत्रफल सदिश कहा जाएगा। और इस थीटा एंगल पर, इसके थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो, अभी हमें पता नहीं है कि ये थीटा एंगल जो है वो कितना है। वो 0 डिग्री भी हो सकता है, वो 30 डिग्री भी हो सकता है, वो 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कितने भी डिग्री हो सकता है। तो हमने एक पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या डिनोट किया है? ओनली थीटा एंगल डिनोट किया है, जो कि E और ds दोनों के बीच में बना एंगल है। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों की क्वांटिटी क्या है? वेक्टर फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और यहाँ पे है ये एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, तो ये तो हुई डायग्राम की बात। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, द टोटल नंबर of
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing normally through a surface area placed in electric field is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस डेफिनेशन में यहाँ पर पूरी बातें आ चुकी हैं। कौन कौन सी? देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इसका मतलब क्या है कि एक सरफेस एरिया है जो कि किस में प्लेस्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है। ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर ये सरफेस एरिया क्या है? प्लेस्ड है। अब इस सरफेस एरिया से नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है? उन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हिंदी में किस तरह से बोला जा सकता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर विद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी पृष्ठ से गुजरने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है, कुल संख्या, उसी को ही क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स बोल देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारा रहा डायग्राम और ये है डेफिनेशन, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। और अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन पर। तो देखो, अगर मान लो यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ले लिया है, ठीक है, ये थीटा के सामने क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये क्या है? हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो अब अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा? यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है और साथ ही हम क्या लिख लेंगे? ई ds cos थीटा लिख लेंगे। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो ये हो गया और ds वेक्टर हमारे पास ये हो गया। अगर हमें ये बेस निकालना हो तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं? देखो, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर लिख लेंगे ds। ठीक है, ये हाइपोटेनियस क्या है? ds है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बेस को शो कर रहा है, तो यहाँ पर e जो है वो कितना आ जाता है? ds cos थीटा आ जाता है। ds cos थीटा आ जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम किसकी बात करें? एक फाई की बात करें जो कि यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे ई ds cos थीटा। अब क्योंकि cos थीटा किसको डिनोट करता है? देखो, अगर cos थीटा आ रहा है अगर फॉर्मूले में और दोनों के बीच में किसी दोनों क्वांटिटी के बीच में कोई एंगल को शो कर रहा है, तो वो जो एंगल है वो स्केलर प्रोडक्ट भी हो सकता है और वेक्टर प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं cos थीटा की, ठीक है, तो cos थीटा यहाँ पर क्या बताता है? ये स्केलर प्रोडक्ट को डिनोट करता है। ठीक है, ये स्केलर प्रोडक्ट को डिनोट करेगा। तो यहाँ पर देखो, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ पर दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे? डॉट लगा देंगे और ये डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट भी इसको कह सकते हैं या फिर इसको क्या कह सकते हैं? स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ाई होगा कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट आता है, ठीक है, तो वो डॉट प्रोडक्ट शो करता है स्केलर प्रोडक्ट को, और आने वाली जो क्वांटिटी होगी वो भी क्या होगी? वो स्केलर ही होगी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर दो वेक्टर क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है एरिया वेक्टर। तो ये दोनों ही क्या हुई? वेक्टर क्वांटिटी हुई, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। तो आने वाली क्वांटिटी भी कैसी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि दो वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, वो डिनोट करेगा साइन थीटा को, और आने वाली क्वांटिटी क्या होगी? वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, वो स्केलर क्वांटिटी नहीं होगी, क्योंकि उस क्रॉस वेक्टर को क्या कहा जाता है? वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट इसका मतलब क्या है? स्केलर प्रोडक्ट, और क्या आएगा? cos थीटा आएगा। तो आने वाली क्वांटिटी जो है वो क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का
क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो तो उसे कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, और आने वाली क्वांटिटी क्या होगी, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोस थीटा आ रहा है, तो कोस थीटा के लिए बेसिकली हम 3 कंडीशंस अप्लाई करते हैं। कौन कौन सी? एक तो थीटा 0 डिग्री हम मानते हैं, और एक थीटा 90 डिग्री मानते हैं, और एक हम थर्ड कंडीशन लेते हैं थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इन 3 कंडीशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस एरिया वेक्टर दोनों के बीच में थीटा एंगल बनेंगे, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो इसका इफेक्ट फ्लक्स पे क्या पड़ेगा, तो वो हम देखते हैं इन तीनों कंडीशंस में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम तीनों कंडीशंस की बात कर रहे थे। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन हमने क्या लिख ली है, जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो। हमारा फॉर्मूला क्या आया था, फाई इक्वल्स टू ई डी एस कोस थीटा आया था। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की जगह हमें क्या पुट करना है, ई डी एस कोस 0 डिग्री पुट करना है। अब अपन को पता है कि कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो फाई इक्वल्स टू कितना आ गया, ई डी एस आ गया। तो एक कंडीशन हमारे पास ये बन गई है। हम सेकंड कंडीशन पर पहुंचते हैं, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री लेते हैं। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 डिग्री होती है 0। तो इसी इक्वेशन में हम अप्लाई करेंगे, देन फाई इक्वल्स टू ई डी एस कोस 90 डिग्री हमने अप्लाई किया। तो यहाँ पर कंप्लीट वैल्यू इसकी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो हमें फाई फ्लक्स की वैल्यू मिली 0। अब थर्ड कंडीशन हम ले लेते हैं। थर्ड कंडीशन में हमको लेना है थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर हम बात करें कोस 180 डिग्री की, तो ये वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोस 180 डिग्री रखेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, ई डी एस कोस 180 डिग्री, ये माइनस में जा रही है। तो यहाँ कितनी वैल्यू हो जाएगी, फाई इक्वल्स टू माइनस ई डी एस। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज हमारे पास आती है। अब अगर हम बात करें कि इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब 0 और नेगेटिव वैल्यू दोनों में से मिनिमम कौन सी होगी, नेगेटिव वाली। ठीक है, तो ये हो गई मिनिमम वैल्यू। अगर इनके सेपरेटली आप डायग्राम बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। कैसे बनेगा, देखो, क्योंकि थीटा जो है वो ई और डी एस दोनों के बीच में बनने वाला एंगल है। ठीक है, यहाँ पर दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो मान लिया ये कोई सरफेस है और इसके नॉर्मली ds वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में क्या है, e वेक्टर है। तो थीटा यहाँ पे क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। ये कोई सरफेस है, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में ds वेक्टर है, एरिया वेक्टर जिसको बोलते हैं, और इसी डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा होगा 0 डिग्री, और इस कंडीशन में हमें फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा और वो कितना होगा, eds होगा। सेकंड हम बात करते हैं कि अगर ds और e दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, मान लो ये सरफेस है और यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन में ds वेक्टर है और इस डायरेक्शन में 90 डिग्री पर e की डायरेक्शन है। तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर ये कोई सरफेस है और इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर है और इसके 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, हमें 0 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लक्स की जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारा कितना होगा, 0 होगा। अब अगर हम बात करें 180 डिग्री की, तो ये बना लिया हमने एक सरफेस और इसमें नॉर्मल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मान लो ये ds की डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में e की डायरेक्शन है। तो अब ये क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, क्योंकि देखो अगर सेम डायरेक्शन जा रही है तब तो वो 0 डिग्री, लेकिन अगर एक डायरेक्शन उनमें से क्या हो जाए, इस तरह से ऑपोजिट हो जाए, तो ये पूरा का पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो हमने इस तरह से एक डायग्राम बनाया है, एक सरफेस लिया है, इसके इस तरफ हमने ds वेक्टर लिया है जो कि इस डायरेक्शन में है, और इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लिया है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया है। तो दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया।
ठीक है। तो जो 0 डिग्री की कंडीशन में हमारे पास वैल्यू आई थी उसके जस्ट ऑपोजिट हमारे 180 डिग्री में वैल्यू आएगी। यहाँ आई थी +EDS और यहाँ आएगी -EDS। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास मैक्सिमम, और मिनिमम वैल्यू कितनी मिल सकती है जब हम कंडीशन कौन सी अप्लाई करें, 180 डिग्री की कंडीशन अप्लाई करें, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? देखो सबसे पहले दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही है, ठीक है। एक ऐसा सरफेस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और उस सरफेस से नॉर्मली पास होने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, विद्युत फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है। उसका सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, देन आपको डिफाइन करना है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, देन आपको फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद आपको 3 कंडीशंस अप्लाई करनी है, θ = 0 डिग्री, θ = 90 डिग्री एंड θ = 180 डिग्री। तो इस तरह से आपका कंप्लीट काम हो जाता है। इसके बाद भी आपको क्या करना है, फ्लक्स जो है उसकी आपको यूनिट निकालनी है और यूनिट निकालने के बाद आपको उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है और आपको बताना है कि ये जो क्वांटिटी है वो किस टाइप की है, वो स्केलर है या वेक्टर है। ये हमने पहले ही बात कर ली है क्योंकि फाई फ्लक्स = E.ds है, ठीक है। E वेक्टर डॉट ds वेक्टर है, तो डॉट यहाँ पे किस लिए है, वो स्केलर प्रोडक्ट को बताता है। तो आने वाली जो क्वांटिटी है, मतलब जो फ्लक्स है फाई है, वो भी कैसी राशि होगी, वो एक स्केलर क्वांटिटी ही होगी। तो इसकी बात हम कर चुके हैं। अब हमें इसकी यूनिट एंड डायमेंशन की बात करनी है, तो ये भी हम देख लेते हैं। देखो फाई = हमारे पास EDS cos थीटा, ये इक्वेशन बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, F/Q लिख सकते हैं और ये क्या है, एरिया है ds, ठीक है। तो cos थीटा से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हमें इससे मतलब है। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और ds एरिया की होती है मीटर स्क्वायर और डिवाइड कर देंगे इससे Q से, तो Q की यूनिट होती है कूलॉम। तो ये हो गई इसकी SI यूनिट, ठीक है, ये हो गई इसकी SI यूनिट। तो SI यूनिट हम इस तरह से इसकी देख लेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम, ठीक है, ये हो गई SI यूनिट। अब यूनिट से क्योंकि हम डायमेंशन बनाते हैं तो हम लिख लेते हैं, क्योंकि न्यूटन के लिए हमें मालूम है कि MLT-2 ये इसकी डायमेंशन होती है। सेकंड, हमें मीटर स्क्वायर को लिखना है तो उसको लिखेंगे L2। फिर कूलॉम के लिए हम लिखते हैं AT, ठीक है। तो अब हम इसको इंक्लूड करते हैं कंप्लीटली। M को लिखेंगे हम M और L एक ये है और ये है, तो पावर कितनी हो गई, 1 + 2 पावर हो गई 3। देन T को कनेक्ट करते हैं, T -2 है और ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। देन A बच रहा है तो A क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसकी कंप्लीटली हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कितनी हो जाएगी, M1L3 T -Q और A -1। तो इस तरह से ये कंप्लीट हम नॉलेज ले चुके हैं एक तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपको डिफाइन करना है, डायग्राम बनाना है और इसका फॉर्मूला अप्लाई करके और तीनों कंडीशंस के डायग्राम बना के तीनों कंडीशंस अप्लाई करनी है। देन आपको लिखनी है इसकी यूनिट एंड डायमेंशन। तो इस तरह से कंप्लीटली हमने ये लिख लिया है और इसके बाद हम इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, सेकंड टॉपिक, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हिंदी में कहते हैं सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। देखो इसको बेसिकली हम किसी डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लो हमने ये 3 डायमेंशन ले ली है, x, y और z, ठीक है। अब देखो इससे समझेंगे सबसे पहले तो आवेश वितरण क्या है।
देखो, अगर किसी एक पर्टिकुलर लाइन पर मान लो एक एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है, तो एक एक्सिस की बात हो रही है तो वो कोई एक्स भी हो सकती है, वो वाई भी हो सकती है और वो जेड भी हो सकती है। तो इन पर आवेश जो है वो इस प्रकार से वितरित है या डिस्ट्रीब्यूटेड है कि उनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है। कितनी डिस्टेंस है? वेरी लेस डिस्टेंस है। तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोल देंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे। सबसे पहले तो बात आ रही है कि ये 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के कौन कौन से? फर्स्ट तो है हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रेखिक आवेश वितरण। सेकंड हमारे पास क्या है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश वितरण। और थर्ड है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आयतन आवेश वितरण, ठीक है। तो देखो, इनके वर्ड मीन से ही क्या समझ में आ रहा है कि अगर आवेश का सतत वितरण किसी रेखा पर हो या फिर किसी लाइन पर हो तब वो क्या कहलाएगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। सेकंड हम बात करें कि अगर आवेशों का वितरण, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी पृष्ठ पर या फिर सरफेस पर हो, ठीक है, तो सरफेस जो है वो 2 डायमेंशन से मिलकर बनता है, ठीक है। वो एक्स वाई भी हो सकता है, वो वाई जेड भी हो सकता है, वो जेड एक्स भी हो सकता है। तो अगर हम किसी पृष्ठ पर आवेश वितरण की बात करें तो वो क्या कहलाएगा? पृष्ठ आवेश वितरण कहलाएगा या फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। थर्ड हम लेते हैं वॉल्यूम, आयतन। तो आयतन की अगर हम बात करें तो उसमें लेंथ, विड्थ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों डायमेंशन आती है। तो तीनों डायमेंशन को मिला के एक स्पेस तैयार होता है। उस पर्टिकुलर कंप्लीट स्पेस में अगर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जिसके अंदर वो तीनों डायरेक्शन में कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आयतन आवेश वितरण कहेंगे, ठीक है। तो अब हम डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं। देखो, अगर एक्स एक्सिस पर या फिर वाई पर या फिर जेड पर, तीनों में से किसी भी लाइन पर, पर्टिकुलर एक लाइन पर अगर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। लेकिन अगर हम बात करें एक्स वाई, हमने एक सरफेस ले लिया, इस कंप्लीट सरफेस पर कहीं भी चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसको हम क्या बोल देंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे, ठीक है। हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। कैसा होगा? वो कंटिन्यूअस होगा, साथ साथ यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब समान। इसका मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पर ये कंप्लीट एरिया है, अगर इसके छोटे से एरिया की बात करें, ठीक है, अगर 1 मीटर स्क्वायर का हमने एरिया ले लिया है और दूसरा हम 1 मीटर स्क्वायर का एरिया अगर देखें तो दोनों में जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए, समान होना चाहिए और साथ साथ क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। और हम इसे सतत आवेश वितरण या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये चार्जेस बहुत पास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा लेस है, ठीक है। तो हमने बात की यहाँ पे लीनियर और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। अब अगर हम बात करें कि कंप्लीट हमने एक सरफेस ले लिया है, ये कंप्लीट हमने एक स्पेस ले लिया है, तो ये स्पेस बन गया इस तरह से जो कि तीनों डायमेंशन को जोड़ कर आता है, ठीक है। ये कंप्लीटली एक वॉल्यूम है, ठीक है। ये अगर इसको 3D में देखा जाए तो 3D में ये किस तरह से दिखेगा? देखो, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। अगर हम बात करें क्यूब की, मान लो एक हमने क्यूब बनाया है, ठीक है, तो इसके अंदर आप 3D इमेज देख सकते हो। ये कंप्लीटली क्या है? 3D है और इसका वॉल्यूम देख सकते हो। कैसे? अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें ये आ गई, वाई एक्सिस की बात करें ये आ गई और जेड एक्सिस की बात करें तो ये आ गई। इसका मतलब क्या है? तीनों डायरेक्शन का इसमें यूज हो रहा है और एक स्पेस क्रिएट हो रहा है। यानी एक वॉल्यूम में अगर चार्जेस कहीं भी कंटिन्यूअस और यूनिफॉर्म वे में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो क्या कहलाएगा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये सारे हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर चुके हैं। इसके बाद हमें इनकी सेकंड चीज़ क्या निकालनी है? इनकी डेंसिटी निकालनी है, इनका घनत्व निकालना है कि पर्टिकुलर एक लाइन पर
या फिर किसी सरफेस पर या फिर कंप्लीट वॉल्यूम में जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा, लीनियर में तो वो लाइन पर होगा, उसकी लेंथ पर होगा, और सरफेस में उसके एरिया पर होगा, और वॉल्यूम में कंप्लीटली उसके वॉल्यूम में होगा। तो पर्टिकुलर 1 मीटर की लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें कि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम उसको क्या कहेंगे, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा। और हम बात करें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की तो वो क्या होगी, पर्टिकुलर 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में, ये हम 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एकांक ले रहे हैं, यहाँ पर इकाई रूप में, यूनिट रूप में ले रहे हैं। तो 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कंप्लीटली चार्ज जो है वो क्या कहलाएगा, किसके इक्वल होगा, वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के इक्वल होगा। तो आइए हम देखते हैं इसके किस तरह से फॉर्मूला बनते हैं, किस तरह से उनकी यूनिट एंड डायमेंशन बनती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये क्या है, रेखिक आवेश घनत्व। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉर्मली आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, घनत्व या फिर डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक है, तो एक बार के लिए हम वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, या फिर डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो बात आती है कि डेंसिटी का फॉर्मूला तो चलो हम निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मास है वो किसके कारण है, किसके कारण मास है। यहाँ पर देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे यहाँ पे, ठीक है, तो चार्जेस का ही तो मास होगा। तो यहाँ पर मास की जगह हमेशा यहाँ पे तीनों डेंसिटीज में क्या आएगा, चार्ज लिखा जाएगा। लेकिन अगर बात करें हम वॉल्यूम की, डिवाइड में तो वॉल्यूम आ रहा है, और पर्टिकुलर हमने एक ही फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो डिवाइड में हमेशा आयतन आना चाहिए। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी की, ठीक है, हमें डेंसिटी भी निकालनी है, लेकिन किसी रेखा पर, किसी लाइन पर निकालनी है, तो उस लाइन का वॉल्यूम या फिर एरिया तो नहीं लिखा जाएगा, उस लाइन का, या फिर अगर हम वायर लें, ठीक है, अगर हम एक तार ले रहे हैं तो उस तार की लेंथ लिखेंगे, तो उस पर्टिकुलर लेंथ पर, उस लीनियर जो भी हम ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वही लिखा जाएगा। तो हम देखो इसको किससे डिनोट करते हैं, सबसे पहले तो रेखिक आवेश घनत्व या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और यहाँ क्या आएगा, मास, इसका मतलब क्या है, चार्ज आएगा। और क्योंकि हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम लाइन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक एक्स, वाई या जेड किसी भी लाइन पर, किसी भी एक एक्सिस पर अगर चार्जेस पास पास डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो उसको बोलेंगे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर उसकी क्या लिखी जाएगी, उसकी सिर्फ लेंथ लिखी जाएगी, ना कि एरिया या फिर वॉल्यूम। एरिया वॉल्यूम यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, वो एरिया कब लिखा जाएगा, जब सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हो। जब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हो तब वॉल्यूम लिखा जाएगा, और इसके ऊपर क्या आने वाला है, मास की जगह हमेशा चार्ज आने वाला है। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला बनाते हैं और इसको लर्न भी करते हैं। तो देखो पर्टिकुलरली आपको क्या याद रखना है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, सेकंड देखो, क्योंकि रेखिक आवेश घनत्व है, रेखा, तो उसकी हम लाइन लिखेंगे, इसकी लेंथ लिखेंगे, तो लेंथ हमने लिख दी है। और पर्टिकुलर 1 मीटर की लेंथ पर अगर हम किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल होगा, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी के इक्वल होगा। अगर हम मान ले लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1 मीटर हम पुट करते हैं तो लैम्डा किसके इक्वल आता है, उसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल आता है। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डेंसिटी हो जाएगी।
ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी यूनिट की और डायमेंशन की, तो यूनिट एंड डायमेंशन कैसे निकालेंगे? देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि चार्ज को हम लिखते हैं कूलॉम में और डिवाइड करेंगे लेंथ को हम लिखते हैं मीटर में, तो कूलॉम पर मीटर इसकी क्या आ गई? ये आ गई इसकी यूनिट। अब अगर हम डायमेंशन की बात करें तो देखो, कूलॉम के लिए हम डायमेंशन लिखते हैं AT और मीटर के लिए हम लिखते हैं L। तो कंप्लीटली इस डायमेंशन को हम क्या लिख सकते हैं? AL-1 और T, ठीक है। तो ये आ गई हमारी डायमेंशन, AL-1 हो जाएगा और ये हो जाएगा T, ठीक है। तो हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया है। क्या होता है कि अगर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन ओनली वन डायमेंशनल हो, अगर सिर्फ एक डायरेक्शन में हो या फिर पर्टिकुलर एक लेंथ पर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है और लीनियर चार्ज में कोई वॉल्यूम नहीं होता, सरफेस चार्ज में कोई वॉल्यूम नहीं होता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में उसमें वॉल्यूम की जगह हमको क्या लिखना है? उसकी लेंथ लिखना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी में हमें क्या लिखना है? यहाँ पे उसका एरिया लिखना है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में तो वॉल्यूम ही आएगा। तो इस तरह से हम उसका फॉर्मूला बना सकते हैं, उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगी कि 1 मीटर की लंबाई में जितने चार्जेस या फिर आवेश डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर वितरित है, तो उसको क्या कहेंगे हम? लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर रेखिक आवेश घनत्व कहेंगे। अब आते हैं हम सेकंड टॉपिक पर, जिसमें हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं? सेकंड हमारा पॉइंट है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व भी लिख सकते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट किया जाता है? तो इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से, ठीक है। सिग्मा इक्वल्स टू, यहाँ पर तो Q ही आने वाला है, डिवाइड में क्या आने वाला है? क्योंकि पृष्ठ पर, किसी पृष्ठ पर या फिर किसी एरिया पर सारे के सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम क्या लिख देंगे? सिग्मा इक्वल्स टू Q/A, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर हम मान लें A कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो सिग्मा किसके इक्वल हो जाता है? चार्ज के इक्वल हो जाता है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर के सरफेस में या फिर पृष्ठ पर जितने आवेश डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर वितरित है, उसे हम क्या कहेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर पृष्ठ आवेश घनत्व कह देंगे, ठीक है। अब हमें इसके निकालनी है यूनिट और डायमेंशन। यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो, Q के लिए हम कूलॉम लिखते हैं और एरिया के लिए हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जिस तरह से हुई थी कूलॉम अपॉन मीटर, क्योंकि वहां पे लेंथ का यूज हो रहा था, यहाँ पर एरिया का यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? कूलॉम अपॉन मीटर स्क्वायर लिखा जाएगा। अब हम डायमेंशन की बात करें तो कूलॉम को हम लिखते हैं AT और मीटर स्क्वायर को हम लिख देंगे L स्क्वायर। तो इससे डायमेंशन क्या बन जाएगी? AL ऊपर जाएगा तो -2 में आ जाएगा और T आ जाएगा, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में हमने बात की थी तो डायमेंशन कितनी आई थी? AL-1 T, इतनी डायमेंशन आई थी। और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो मीटर स्क्वायर आ जाने के कारण L क्या हो जाएगा? -2 में हो जाएगा और वही डायमेंशन रहेगी AL-2 और T, ठीक है। तो ये हो गई है बात सरफेस चार्ज डेंसिटी की। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो नेक्स्ट लेते हैं, थर्ड पॉइंट है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम हिंदी में क्या लिखेंगे? आयतन आवेश घनत्व, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, हम घनत्व डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो देखा जाए तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है और यहाँ पर भी ये मास अपॉन वॉल्यूम ही होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको डिनोट किससे करते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं रो से,
ठीक है, ये होता है रो। रो इक्वल्स टू चार्ज हमें लिखना है, डिवाइड करना है वॉल्यूम से, क्योंकि हम किस में पढ़ रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक वॉल्यूम में पढ़ रहे हैं, एक आयतन में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में हो तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल होगा, चार्ज डेंसिटी के इक्वल होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के इक्वल होगा। अब अगर हम ले लेते हैं वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, तो यहाँ पर रो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के इक्वल हो जाएगा। देन हम निकालते हैं इसकी यूनिट, तो इसकी यूनिट निकालने के लिए इसको हम कूलॉम लिखेंगे, वॉल्यूम को लिखते हैं मीटर क्यूब, तो यहाँ पर इसकी यूनिट आ गई है कूलॉम अपॉन मीटर क्यूब। लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट आई थी कूलॉम अपॉन मीटर, सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट आई थी कूलॉम अपॉन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर जो यूनिट आती है वो क्या है, कूलॉम अपॉन मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम में क्या होती है, तीनों डायमेंशन होती है, तो तीनों डायमेंशन के लिए मीटर 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 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन निकालने के लिए कूलॉम को हम किस में लिख रहे हैं, 80 में, और मीटर क्यूब को क्या लिखेंगे, एल क्यूब लिखेंगे। देन हम क्या लिख देंगे, ए एल माइनस 3 और टी। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, ए एल माइनस 3 और टी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की डायमेंशन क्या थी, ए एल माइनस 1 टी थी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की क्या थी, ए एल माइनस 2 टी थी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए एल माइनस 3 टी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया है। क्या होता है, देखो पर्टिकुलर किसी लाइन पर या फिर किसी एरिया पर या फिर किसी वॉल्यूम में अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पास पास यूनिफॉर्मली हो रहा हो तो उसको कहेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके कितने टाइप्स हैं, इसके 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर 1 डायमेंशनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देन हम डेंसिटी पढ़ते हैं तो लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल लिखेंगे। ठीक है, ये हो गई लीनियर चार्ज डेंसिटी। देन हम पढ़ते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 2 डायमेंशनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसे हम कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और डेंसिटी की अगर हम बात करें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एरिया आ जाएगा वहां पे, और एरिया के लिए हम क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, और देन हम पढ़ते हैं थर्ड, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अगर 3 डायमेंशन में, अगर पूरे कंप्लीट वॉल्यूम में, स्पेस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्मली और कंटिन्यूअस, तो उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और हम उसकी डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं तो 1 मीटर क्यूब के किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से देख लेते हैं। हमें क्या करना है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डेंसिटी के बारे में अगर पूछा जाए क्वेश्चन में तो कंप्लीटली क्या समझाना है, सबसे पहले कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देन 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों को डिफाइन करना है अच्छे से। देन हमें क्या करना है, तीनों के डेंसिटीज को डिफाइन करना है, डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना है, उसकी यूनिट लिखनी है और उसके डायमेंशन लिख के आनी है। इस तरह से ये कंप्लीट इसको हम राइट करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसी से ही रिलेटेड है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो फोर्स की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमें क्या वैल्यू निकालनी है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है। देन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देन हमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इनके 2 फॉर्मूलाज हमें तीनों टाइप्स के डिराइव करने हैं। वो कैसे डिराइव करेंगे, अगर आपको ये फॉर्मूलाज मालूम है, ठीक है, तो इनके बेस पर ही आप नेक्स्ट डेरिवेशन कर सकते हो। तो इनको अच्छे से सीरीज वाइज याद कर लेना। कैसे याद करोगे, लैम्डा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एरिया। ठीक है, और देन हम पढ़ते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे, रो इक्वल्स टू क्यू अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूलाज बस माइंड में रखना है कि किसको किससे डिनोट किया जाता है और फॉर्मूले में क्या आएगा।
ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेरिवेशंस।